एक नए अंदाज से मैं अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों के सम्मुख और सम्मिलित होकर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, जिसमें जो कहानी और कहानी से संबंधित गीत आपने सुना है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए। साथियों, कुछ वेदनाएं ऐसी हैं जो कहने के बावजूद भी कहीं नहीं जाती। शब्दों के बीच में जो रह जाता है उसको व्यक्त करती वो वेदनाएं इस तरह से चीख रही होती हैं कि शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, इसलिए उनको खामोशी से कहने में ही आनंद आता है और खामोशी में ही कहने से उसकी सीमाएं बनी रहती हैं। आज एक बहुत ही नाजुक विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हैं। हमारे बीच आप सब लोगों से चिर परिचित श्री राजेश्वर वशिष्ठ हैं। अक्सर आप इनको मेरे साथ प्रोग्राम्स पर सुनते हैं। हमारे बीच मैडम कविता मालिनी हैं, जो कि मालविया कविता मालविया हैं, जो कि अध्यापन का काम करती हैं। हमारे बीच मैडम प्रीति मिश्रा हैं और हमारे साथ हमारे चिर परिचित श्री प्रवीण वैद हैं। साथियों, हम जिस कहानी को लेकर बातचीत कहने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी मात्र नहीं है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कहानी हर दूसरे घर की कहानी है। ये कहानी हर दूसरे स्त्री की कहानी है जो शायद अपनी जुबान से कह नहीं पाती, लेकिन अगर हमें पढ़ने की क्षमता है तो हम इस कहानी को अक्सर पढ़ सकते हैं। आइए इस कहानी और इस कविता के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे सर्वप्रथम मैं श्री वशिष्ठ जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गंभीर साहब। हमारे समाज में स्त्री पुरुष के बीच में समझ के स्तर पर बहुत सारा अंतर बहुत पुराने समय से देखा जा रहा है। मैं चाहे रामायण काल की बात करूं या महाभारत काल की बात करूं, स्त्रियां अपने संघर्ष में हमेशा अकेली ही रहती हैं। पुरुष से अपेक्षा होती है कि उनके संघर्ष में उनके साथ रहें, लेकिन बहुत सारी लड़ाई उन्हें अपने आप अकेले ही लड़नी पड़ती है। जी, मैं उदाहरण अगर सीता का लूं तो सीता जब गर्भवती होती हैं, मैं वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से बात कर रहा हूं, सीता जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें जाकर छोड़ दिया जाता है वाल्मीकि के आश्रम के निकट। आश्रम में नहीं, संभाल कर पहुंचाने की बात नहीं है, निकट छोड़ दिया जाता है और वे स्वयं चलकर वाल्मीकि आश्रम में जाती हैं। कालांतर में उन्हें पता लगता है कि वे गर्भवती हैं। उसके बाद अपने जुड़वा बच्चों का पालन पोषण वे अपने स्तर पर करती हैं। जी, प्रश्न ये पैदा होता है कि उसके बाद के कथा क्रम को आप सब जानते हैं कि लवकुश के मन की क्या स्थिति रही होगी और अकेली मां के रूप में सीता की स्थिति क्या रही होगी। मेरा अपना एक सीता पर उपन्यास है, उसमें तो स्थिति मैं यहां तक लेके जाता हूं कि सीता किसी से जिक्र ही नहीं करना चाहती कि वे अयोध्या के राजा राम की पत्नी है। वे नहीं चाहती कि इस रूप को, इस बात को लोग जाने और उनके बच्चों पर या उनके जीवन पर ये असर आए। तो कालांतर से ये परेशानी चली आ रही है। जी, मुझे एक अपनी छोटे सा शेर याद आ गया कि लब पर लाकर प्याला जो मैंने पटक दिया फेंक के, ये मेरे प्यास की इंतहा थी। तो बात ये है, जो आपने बात कही
कि सीता ये भी नहीं चाहती थी कि वो किसी से जिक्र करे। ये इंतहा है किसी के दर्द की, कि क्योंकि बताने में बार बार उस दर्द के प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, इसलिए उसने ये बात कहनी ही बंद कर दी। लेकिन वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं करता, अपने बच्चों को अपने तरीके से बड़ा करती हैं और अपने आप को भी उसी रूप में तैयार करती हैं। उस उपन्यास के अंत तो मैं इस तरह से करता हूं कि लवकुश अपने पिता के साथ चले जाते हैं, लेकिन सीता नहीं जाती। सीता यही कहकर समाप्त करती हैं कि मैं इस अभयारण्य में यहाँ के आदिवासियों के जीवन के साथ जुड़ी हूँ, मैंने इनके जीवन को सुधारने की बात सोची है, आप जाकर राज्य कीजिए, आपके पुत्र आपका जो यज्ञ चल रहा है उसमें आपके साथी हो सकते हैं, लेकिन मैं यही रहूंगी। तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि स्त्री उस समय जीत जाती है, उसके पास हारने को कुछ नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो कविता मालवीय जी की कहानी है या जिस तरह से इनकी प्रस्तुति है, वे सारे भी स्त्री के भीतर एक जो क्षमता है, जो साहस है, ये अपने अलग तरीके से उस बात को कहती हैं। और खास तौर पे इनकी प्रस्तुति में जब इनके घुंघरू साथ साथ बजते हैं कहानी में, तो वे हमारे मन के भीतर के जो उद्वेग हैं उन सबको भी तोड़कर हमें उस धरातल पे ले आते हैं जहां सिर्फ हम रो सकते हैं, उस चीज को महसूस। बहुत सुंदर कविता मालवीय जी। मैं समझता हूं कि राजेश जी ने जो बात कही है वो अक्षर अक्षर सच बात कही है, और क्योंकि आप इस कहानी की लेखिका हैं तो हम उस वेदना को, उस तड़प को, उस टीस को आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं जो आप इस कहानी में उड़ेलना चाहती तो हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य में पूरी नहीं उतर पाई। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उस वेदना को जो आप इसमें डालना चाहती हैं, वो आप जो अधूरी वहां रह गई है उसको अब आप पूरा करें। मेरे ख्याल में आई जस्ट लाइक टू इंटरफेयर। मैं कहानी सुन रहा था, कहानी सुना, शायद ऑटो पकड़ने तक इनमें तुरंत था, उसके बाद इन्होंने एक सा झटका दिया, क्लियर थी, उससे बाहर आ गई एकदम। और जो कविता है वो पूरा कंप्लीट करता है। आई एम सॉरी, आई एम डिफरिंग विद यू। नहीं, फिर यू आर नॉट डिफरिंग, यू आर सेइंग द सेम थिंग बट इन ए डिफरेंट अंदाज। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा झटका देने के बाद, ऑटो में बैठने के बाद जीत गई एकदम। और जो कहने का अंदाज है मार्वलस, मार्वलस। और प्लीज मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि औरत और मर्द में औरत बहुत अलग है मर्द से। क्यों? क्योंकि पता है उसको अच्छी तरह से ये बात पता होती है कि उसको साथ चाहिए या साथ नहीं चाहिए, और वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती है। तो जो इनकी कहानी थी, इनकी हीरोइन को डिसाइड करने में 2 मिनट लगे सिर्फ। एक उसके एक डायलॉग से, अनिरुद्ध के एक डायलॉग से वो अपना निर्णय ले सकने में समर्थ हो गई, और यही उसकी ब्यूटी है उस कहानी। मैडम एक थोड़ा सा मेरे को आपकी बात से एक चीज याद आ गई। मैडम आपने एक चीज नोट करी, जब वो लेडी कहानी की जो हीरोइन है, नायिका है, और जब ऑटो में बैठ के जा रही है तो अनिरुद्ध वही फूल लेके जा रहा है जो उसको पसंद थे। जी। तो कहीं तो वो अटैच तो था ही ना, कि नहीं? हाँ था, लेकिन कंफ्यूज था, और जैसे कि होते हैं नहीं, बट कंफ्यूज था जब उसने घर छोड़ा। उसके बाद जब वो वापस आया, जब उसको सेंसेस आए, जब फूल लेकर जा रहा तब भी वो सोच रहा था कि मैं शादी तो नहीं करूँ। हाँ, हो सकता है ये वाला संबंध थोड़ा और आगे तक चल जाए। बिल्कुल सही बात है। ये कहानीकार की सोच है या ये कहानीकार की सोच है, लेकिन ये सोच समाज की सोच है, और एक ये आम आदमी की इस सोच पर एक रुबाई कहना चाहता हूँ, और रुबाई है, देखें खुशी जी, कि तेरी नजरों की छुअन की मुझे दिन भर तलाश है।
रहो तुम आस पास मेरे, इसकी आस रहती। कोई रिश्ता मुझसे कायम करो, इसकी तवक्को नहीं करता। हाँ, तुमसे मिलने की दिन भर प्यास रहती। अनिरुद्ध है ये। अब Yes. आप बताइए। एक टाइम मिनट, करके। नहीं, आप एक चीज देखिए, आप सब लोग जो है नारी की व्यथा बता रहे हैं, इन्होंने भी बता दी, इन्होंने भी बता दी। मैं थोड़ा सा दूसरा पहलू ले रहा हूँ। आप अनिरुद्ध का पक्ष, अब मैं अनिरुद्ध का पक्ष ले रहा हूँ। नहीं, अनिरुद्ध का पक्ष नहीं ले रहा मैं, आदमी का पक्ष ले रहा हूँ, आदमी का कैरेक्टर। तो आदमी जो है हमेशा औरत की मर्जी में रहेगा क्या, कि वो चाहे तो स्वीकार कर ले, चाहे तो दुत्कार दे? ये तो नहीं होना चाहिए ना। इट शुड बी जस्टिस टू एवरीबडी, नो। जैसे आप लोग, आपकी कहानी जो है लेडीज को फेवर कर रही है, आई एम आउट फॉर मेन, दैट मीन्स अनिरुद्ध जो है, पक्ष मतलब उसको डिस्कशन का मौका ही नहीं मिला ना। फिर नहीं, पक्ष अगर वो फूल लेके जा रहा है, शी शुड कम बैक एंड डिस्कस कि हाँ भाई क्या चाहते हैं। हो सकता है कि वो उस तरह के डिस्कशन पहले भी हो चुके हों, ये फिर एक और थोड़ी सी शुरुआत हो झूठी और भ्रमात्मक, और वो तन्वी को मालूम हो कि वो वही है। मैं जहाँ तक यहाँ पे पुरुष आपने पक्ष अपनी हीरोइन की साइड ले ली। नहीं, बात साइड लेने की नहीं है। हाँ। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो बातचीत चल रही है, ये जो नारी की बातचीत चल रही है, या नारी के जो इश्यूज हैं, या महिला के जो मसले हैं, जैसा हम लोग जब बातचीत कर रहे थे कि ये जो मसला है, ये न जाने कितने देशों, कालों और न जाने कितने समय से चल रहा है, तो दबाया जाया जा चुका है बहुत अच्छे से, है ना। और ये कोई अभी की बात नहीं है। तो जब वो धीरे धीरे उठकर अपने निर्णय ले रही है, अपने अस्तित्व की गवाही दे रही है, अपने अस्तित्व की घोषणा कर रही है, उस समय ये कहना कि भाई उसकी भी बात सुन लो जरा, जो अब तक उसको इतनी बुरी तरह से दबाता आया है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा डिफर कर रही हूँ। जी हाँ। और यहाँ पे तन्वी जो है दूध की जली है, तो वो छाछ फूक फूक कर पिएगी। हाँ, दो जगह इस्तेमाल होगा खाना, है ना। तो बात धोखा खाने की नहीं है, बात ये कि भाई हम लोग जब मिले, हमने ये सोचा कि हम इसको किसी मुकाम तक पहुंचाएंगे। आज हम लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में रहती हैं, लड़कियां, बच्चे या औरतें और पुरुष। तो हो सकता है कि उनकी ये मांग नहीं होती होगी, लेकिन जब तन्वी और वो जब मिले तो उनकी ये मांग आपस में होगी, तभी तन्वी वो मांग कर रही है कि मैं चाहती हूँ ये मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि मेरा एक बच्चा है और वो जो लगातार, हाँ, और वो एक समाज में को चाहता है। हो सकता है अगर ये काफी साल पहले कविता लिखी गई है और उसके बाद जो ये उसके कहानी लिखी गई है, इसके बाद जो कविता लिखी गई, ये कहानी उस कविता की एक पंक्ति की कहानी है बस। जी। तो उस जो आगे जो कविता लिखी गई है वो काफी महीनों में, मतलब एक कहानी के साथ जुड़ के लिखी गई है। तो हो सकता है आज की तन्वी होती तो अगर लिविंग रिलेशनशिप की बात होती और वो कहती कि ठीक है ऐसे ही रहता है ना, आजकल तो ये निर्भर करता है। और आजकल की लड़की, सॉरी, आजकल की लड़की तो फेसबुक पे डालती है सिंगल अगेन। हाँ, इसमें बुराई क्या है? हाँ, बुराई क्या है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये होती है कि आपस में क्या संतुलन था। अगर आपका ये संतुलन था, आपका ये था, तो यहाँ पर अगर तन्वी अपना एक निर्णय लेती है तो अनिरुद्ध को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय जो ले रही है वो परिस्थितियों का कारण है, परिस्थितियों की वजह से वो निर्णय उभरा है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो शायद अगली कहानी में आप कुछ हीरो का पक्ष रख पाए। और जब ये बात कर रहे थे प्लीज जी सीता के, तो चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कौशल्या हो, मैं भी कौशल्या का ही, चाहे वो कैकई हो, चाहे वो शूर्पणखा। तो मैं जब इनकी पढ़ रही थी कि कहाँ कितनी पितृसत्ता रही होगी जो कौशल्या ने इस तरह के रहा था, कहाँ पितृसत्ता कितनी रही होगी ना। तो अगर उस पितृसत्ता को थोड़ा सा नजर डाल, वही मैंने कहा न जाने कब से ये पितृसत्ता चलती आ रही है। तो अगर इसमें थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि एक आदमी को आप दबाते रहे, अब जब वो उठेगा तो धार से उठेगा और अपनी बातें कहेगा, तो उस पर ये कहना कि भाई आप ऐसे क्यों बन रहे हो और ऐसे क्यों बन रहे हो, वो थोड़ा सा मतलब बंदा सोच के कहे ना, क्योंकि वो तो कब से कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। जी आप कुछ कह रहे थे? जी
मैं ये कहना चाहता हूं, आप देखो कि जैसे आपने ये बात रखी कि सदियों से स्त्री को दबाया जाना, इतिहास का है, बिल्कुल सहमत हैं। इसी तरीके से आप मर्द की पुरुष की मजबूरी भी समझिए, होगी जरूर। नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। कि पैदा होते ही उसको ये समझाया जाता है कि तू मर्द है, रो नहीं सकता, तू रो नहीं सकता, और तू जन्मा ही इसलिए है कि तू घर का जो है चिराग है, और तेरी वजह से ही इस घर का जो पूरा दारोमदार है वो आगे बढ़ना है, तेरी वजह से बढ़ना है। तो जितना सप्रेशन का बोझ स्त्री पर है, उतना ही हवा में उड़ने का जो दबाव है, वो दबाव जो डाला है जाता है, वो पुरुष पर है। तो ये धीरे धीरे आके इनमें संतुलन की आवश्यकता है। हाँ, बैलेंस। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि मातृ सत्ता होनी चाहिए, Yes. ये भी नहीं कह रही। Yes. मातृ सत्ता और पितृ सत्ता में एक संतुलन होना चाहिए, Yes. है ना। तो जहाँ वो, हाँ, आप कुछ कहें। नहीं, बिल्कुल जी, आप ठीक बात कह रही हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सामंजस्य बिठाना यस बहुत जरूरी है। और पर हमें इतनी साल पुरानी ये जो है ना जकड़न है, और मुझे ये बात लगती है कि जो भी कुछ लिखा गया ना, जो इतिहास है या जो कहानियां हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, वो मर्दों ने लिखी। अगर औरतें लिखती, उस जमाने में भी औरतें लिखती, तो शायद ऐसी कहानियां लिखती जैसे कि आपने लिखी है या जैसे हम लिखते हैं, है ना। और औरतें भी तो हमेशा से दबी हुई थी, उन्होंने सारी सच बात बताई भी कहाँ, या उनसे किसी ने पूछा ही कहाँ, यस, है ना। उनसे नहीं पूछा गया, तो जब पूछा ही नहीं गया और खुद ही मन से लिख दिया गया है, तो काफी खामियां रह गई। जी, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो अब राजेश्वर जी से पूछते हैं, हाँ। क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत काम किया है जी, है ना। उनकी सुनेत्रा क्या है? हाँ बताइए। देखिए, मेरा जहाँ तक सोच है वो ये है, चाहे इनकी कहानी हो या मेरा अपना लेखन हो, मूल रूप से हर साहित्य का अपना एक समाज शास्त्र होता है, और वो समाज शास्त्र हमारे अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोई बहुत अच्छा पुरुष नहीं हूं जो स्त्रियों को बहुत न्याय देने वाला रहा हूं, लेकिन मैंने स्त्री के उन दुखों को बहुत करीब से देखा है। और मैं सच बताऊं, मैंने अपनी माँ के दुख को देखा है। और शायद पुरुषों के केस में एक बात आपने अभी कही थी, हम अगर सबसे अधिक प्रभावित किसी से होते हैं तो अपनी माँ से प्रभावित होते हैं। जीवन में चाहे जितनी स्त्रियां हैं, हम समय समय पर सुविधानुसार उनका शोषण कर लेते हैं, उनका उपभोग कर लेते हैं, लेकिन माँ से जुड़े जो अनुभव होते हैं वे अलग होते हैं। तो अगर आप बचपन से उन दुखों को देखकर बड़े होते हैं तो धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बदलता है। जैसे आपने कहा कि बच्चों को ये बताया जाता है तुम्हें तो ऐसा करना है, तुम तो लड़के हो, ये हो वो, लेकिन नहीं, अगर आपने वो दुख स्त्री के देखे हैं कि एक स्त्री किस तरीके से दुख पाकर आपको बड़ा करती है, कितनी सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं जिनमें माँ जवाबदेह होती है, और एक स्तर आता है जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप माँ से कहते हैं नहीं, अब आपको जवाब नहीं देना है, अब मैं जवाब दूंगा। एक वो स्थिति आती है, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैंने उस तरह से देखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई इशू नहीं है कि ये कहानी कैसे चली या क्यों चली। एक रचना है, एक उपन्यास है, कहानी है, वो जैसी है आप उसे उस रूप में स्वीकार कीजिए, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो तो फाइनल है। आप ये सुझाव दे सकते हैं कि समाज में अब परिवर्तन आए हैं तो उसके मुताबिक वैसा नया लिखा जाए, और जाहिर है वैसा कविता जी लिखें, आप लिखें या बहुत दुनिया के बहुत सारे लोग लिखें, वैसा लेखन तो हमारे सामने लगातार आता रहेगा और हमेशा चर्चा और चिंता उस पर होती रहेगी। तो मैं अपने आप में ये कहना चाहूंगा, खासतौर पे इस कहानी को लेकर इशू तो महत्वपूर्ण है ही, उस पर इतनी सारी बात आपने की है। मैं जोड़ना ही चाहूंगा आपकी उसी बात को कि किसी बात को आंख में उंगली डाल के समझाना पड़ता है। आंख में उंगली डालना सिर्फ कथ्य ही नहीं होता, प्रस्तुति भी होती है। और प्रस्तुति लाजवाब। और मैं आपको सच बताऊं, इस कहानी को आज तो मैंने दूसरी बार सुना। जिस दिन आपकी रिकॉर्डिंग हुई, नेक्स्ट डे मैं यहाँ स्टूडियो में आया था तो आदरणीय गुरुदेव ने सबसे पहले मुझे इसे सुनवाया।
और सुनने के बाद मैंने कहा कि ये चर्चा और ये चिंतन तो लगातार चल रहा है, और ये चिंतन तो बहुत सारी स्त्री, बहुत सारे पुरुषों के लेखन में भी है, लेकिन इस बात को इस तरह से आंख में उंगली डाल के जो कह रही हैं, ये काबिल तारीफ है और दिल पे चोट मारती है। और दूसरी बात, ये जानना और समझना भी महत्वपूर्ण होगा कि कहानी बहुत तरीके से कही जाती है। अगर आप देखें तो मोनोलॉग्स लिखे जाते हैं जिनमें सारी बात, और आप निर्मल वर्मा का 1.5 इंच ऊपर और वहां से लेके शुरुआती दौर से आप इस तरह की बातें देखती सुनती आई हैं। तो सवाल मेरे मन में ये है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहानी का ये तरीका, ये प्रारूप आपने क्यों और कैसे तय किया कि ये सचमुच आंख में उंगली डालेगा? और वो आपकी बात को पकड़ लिया और जो वो 4 बीट्स हैं आपके, उसको कहानी के साथ आपने कैसे जोड़ा? और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। मतलब हम सब ने बहुत नाटक भी देखे होंगे, बहुत तरह की प्रस्तुतियां देखी, लेकिन ये मेरी मैंने पहली बार ऐसी प्रस्तुति देखी और वो छू गई दिल को। ये आपने कहाँ से ये आइडिया आया आपको? ये फॉर्मेट कैसे चुना? सवाल ये कैसे? ये एक संयोग मात्र था, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं। अच्छा। क्योंकि ये कहानी कई बार अलग अलग मंचों पे कही जा चुकी है, कहानी के तौर पे सिर्फ, और ये जो बीट पॉइंट है, ये सिर्फ बीट पॉइंट के तौर पे कही जा चुकी है। अच्छा। लेकिन मैं कुछ समूहों से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे हम पहले नाटक को लेकर आते हैं, और फिर नाटक के बाद उसी से संबंधित कुछ बीट कविता होती है। अच्छा। फिर उसी से संबंधित कोई गाना होता है, फिर मतलब हम एक थीम तलाश लेते हैं जो कि आजकल की, और फिर उसी के साथ हम जितनी भी विधाएं हैं उसे सामने लाकर दर्शकों के सामने रखते हैं कि भाई आपको ये अगर आपको क्लिक कर रही है तो ये सही, ये है, और कभी कभी पूरा पैकेज इतना अच्छा बन जाता है कि सब कुछ क्लिक करता है। तो जब मैं आई मुकेश जी के पास, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि मैं बीट कविता आपको बोला था कि आपकी क्या खासियत है, आप क्या करना चाहती हैं, मुझे ये करनी मुकेश जी। लेकिन उसके साथ ही जब कहानी की बात आई और स्टोरी टेलिंग की बात आई, तब मैं बैठे मैंने अचानक इनको दूरभाष किया। मैंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कहानी जो उसी बीट कविता के कुछ अंशों से निकली हुई है, उन्हीं से पैदा हुई है, वहीं से उपजी है, अगर हम उसी को साथ में दें तो हो सकता है कि जो प्रभाव हम डालना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाए। थोड़ा नहीं बढ़ा, वो तो पूरा बहुत बढ़ गया, और वो सबके दिल को छू गई है। और चाहे कोई हमारे दर्शक इसको देखेंगे या श्रोता इसको सुनेंगे, दोनों इसका वैसे ही आनंद ले पाएंगे, क्योंकि ऑडियो में ये दिल को छूती है और सामने से देखने में आंख में उंगली डालती है। मैं जोड़ूंगा, लोग अगर इसे देखेंगे भी तो बाद में दोबारा इसे सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि हर एक चीज का एक अलग स्वाद है। नहीं, देखने में क्या होता है, देखने में हमारी बहुत सारी सेंसेस और बहुत सारी चीजों में अटक जाती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम एक जगह फोकस होकर सुनते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, इसके लिए आप बहुत तो आपकी सीरीज का इंतजार करेंगे। यस, मैं यही कहने जा रहा था। श्रोताओं, सिर्फ प्रवीण जी नहीं, मैं भी और विशेष जी भी और मैडम प्रीति भी, हम सब इस बात की आकांक्षा लेके यहाँ से उठेंगे कि बहुत जल्द ही हमारे पास कविता जी पुनः आएंगी और हम इनसे ऐसी ही एक और कहानी की तवक्को करेंगे, और जल्दी ही हम पुनः आपके साथ बैठेंगे और इस तरह की और कहानियों की भी विद वन अमेंडमेंट, अब मर्द की व्यथा सुनाइएगा। और मेरा भी एक डिमांड है कविता जी कि एक मर्द के लिए आप बनाइए कहानी, एक बच्चों के लिए भी बनाइए, है ना, और एक बूढ़ों के लिए। फिर देखिए कि कितना आनंद आता है। शायद अगर मैं थोड़ा सा देखूं अपने पन्ने पलटूं की सारी कहानियां वहाँ मौजूद हैं, तो हम आपका इंतजार करेंगे जरूर, इंशाल्लाह। तो एक आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया। वन इज बड़ों के लिए चाइल्ड लेबर, एंड देयर इज चाइल्ड अब्यूज। दिस इज आल्सो वेरी कॉमन सब्जेक्ट। तो अगली बार फिर इसी पे लेते हैं। हाँ, बिकॉज चाइल्ड अब्यूज इज वेरी कॉमन इन हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में हमेशा से। कंक्लूड करते हुए
मैं मालिनी जी के, कविता मालवीय जी के बेस पर ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जी चाहता है मेरे बिन कहे तुम समझ जाओ उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से जुबान भी लज्जाती है। जी चाहता है मेरे बिन कहे तुम समझ जाओ उन ख्यालात को जो उभरते हैं तेरे मानिंद तेरे। बहुत अच्छा। तो इन शब्दों के साथ हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप स्टूडियो में आई और बहुत अच्छे से हमें एक ऐसा विषय दिया जिस पर हम सब लोग तहे दिल से उद्वेलित थे कि हम अपनी बात को कैसे कह पाते हैं। अब आप पर निर्णय छोड़ते हैं कि क्या हम अपनी पूरी बात को कह पाए या समझा पाए, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगी जी, आप लोगों ने वो पहलू दिखाए मेरे से जी, क्योंकि लिखने वाला लिख जाता है, पढ़ने वाला और सुनने वाला बताता है कि तुमने क्या लिखा। yes. तो वो जो आप बता रहे थे और जिस तरीके से वो जो पहलू और जो होते हैं ना, वो जो छोटी छोटी खिड़कियां, वो छोटे छोटे झरोके, वो सब उसमें वो आपने जो दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको होमवर्क देके भेज रहे हैं। थैंक यू। कई कहानियों का होमवर्क है आपके पास। थैंक यू।